कुछ विचार ना ऐसे होते हैं जो सुनने में तो बड़े साधारण लगते हैं, लेकिन जब आप उनकी गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि उनमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। आज हम ऐसे ही एक सिद्धांत, एक जादू के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कुछ लोग 8वां अजूबा भी कहते हैं, कंपाउंडिंग। हमारी आज की जो ये गहन चर्चा है वो हर्षा जेस की किताब द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की एक समरी पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई कंपाउंडिंग क्या है, बल्कि ये समझना है कि कैसे छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशें समय के साथ इतने बड़े, इतने असाधारण नतीजे दे सकती हैं। और ये एक बहुत जरूरी फर्क है जो आपने बताया। ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ एक निवेश या फाइनेंस का टूल समझते हैं, लेकिन ये किताबें इसे एक मानसिकता, एक जीवन शैली की तरह पेश करती है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, धैर्य और दूर की सोच का एक शक्तिशाली मिश्रण है, जो सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं, हमारी काबिलियत और हमारे रिश्तों को भी कई गुना बढ़ा सकता है। बिल्कुल। तो फिर चलिए इस विचार के बीज को बोते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से होती है, एक किसान का। जैसे किसान एक छोटा सा बीज बोता है और शुरुआत में महीनों तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो लगा रहता है, मेहनत करता है, पानी देता है, और फिर सालों बाद वही एक बीज एक घने जंगल की शुरुआत बन जाता है। क्या ये कहना सही होगा कि कंपाउंडिंग भी कुछ ऐसा ही है? आज की छोटी बचत, कल का वो घना जंगल। हाँ बिल्कुल, ये रूपक एकदम सटीक है और इसमें सबसे जरूरी शब्द है लगातार। किसान ये नहीं सोचता कि भाई आज मैंने बीज बो दिया, कल पेड़ क्यों नहीं उगा। वो प्रक्रिया पर भरोसा करता है। देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग बना है तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए। आज की पार्टी, आज की खरीदारी, जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। कंपाउंडिंग हमें इस आदत के खिलाफ जाने को कहता है। ये भविष्य के एक बहुत बड़े इनाम के लिए आज के छोटे छोटे सुख को टालने का अनुशासन है। अच्छा, मतलब ये पैसे से ज्यादा आदत की लड़ाई है। जैसे किताब में भी जिक्र है कि रोज 20 मिनट कुछ नया सीखना या हर महीने एक तय रकम बचाना। मतलब ये छोटे छोटे काम ही असली खेल हैं। हाँ, क्योंकि पहली बार में डाली गई रकम उतनी मायने नहीं रखती जितनी उस रकम को डालने की आदत। वो आदत ही असली संपत्ति है। वही आदत है जो उस बीज को रोज पानी देती रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। और शायद इसी आदत को बनाए रखने के लिए मजबूत खंभों की जरूरत होती है। किताब में सफलता के 3 स्तंभों का जिक्र है, समय, अनुशासन और धैर्य। समय के बारे में एक बात कही गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, कि ये पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है। मैंने किताब में एक उदाहरण पढ़ा था जिसने सच में मेरा नजरिया बदल दिया। उसमें 2 लोगों की तुलना की गई थी। एक ने 20 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और दूसरे ने 35 की। तो मुझे लगा कि जो ज्यादा पैसे लगाएगा वही जीतेगा, लेकिन नतीजा कुछ और ही था। क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं, क्योंकि इसके आंकड़े काफी हैरान करने वाले थे। हाँ, ये कंपाउंडिंग का सबसे क्लासिक और सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। चलिए इसे आंकड़ों से समझते हैं। मान लीजिए व्यक्ति ए है। वो 20 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 1000 रुपए का निवेश शुरू करता है। और एक व्यक्ति बी है जो 35 की उम्र में निवेश शुरू करता है, लेकिन वो 5 गुना ज्यादा लगाता है, यानी हर महीने 5000 रुपए। मान लेते हैं कि दोनों को 12% का औसत सालाना रिटर्न मिलता है और वे 60 साल की उम्र तक निवेश करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसने हर महीने 5000 रुपए लगाए उसके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। सामान्य गणित तो यही कहता है, लेकिन यहीं पर जादू होता है। 60 साल की उम्र में व्यक्ति ए, जिसने सिर्फ 1000 रुपए महीने से शुरुआत की थी, उसके पास लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए जमा होंगे। और व्यक्ति बी, जिसने हर महीने 5 गुना ज्यादा पैसा लगाया, उसके पास सिर्फ 55 लाख के आसपास होंगे। क्या बात कर रही हैं? ये तो अविश्वसनीय है। 5 गुना ज्यादा निवेश, लेकिन नतीजा लगभग आधा। यही समय की पातप है। इसी को कहते हैं ब्याज पर ब्याज का जादू। व्यक्ति ए ने अपने पैसे को काम करने के लिए 15 साल ज्यादा दिए और उन 15 सालों में उसका पैसा सिर्फ बढ़ा नहीं, बल्कि उस बढ़त पर भी बढ़त कमाई। यूं समझे कि स्नोबॉल को पहाड़ी से लुढ़कने के लिए ज्यादा लंबा रास्ता मिला तो वो बहुत बड़ा हो गया। जितनी जल्दी कोई शुरुआत करता है, समय उसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। तो समय तो हमारे साथ है, लेकिन उसे काम करने देने के लिए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। और यहीं पर शायद दूसरा स्तंभ यानी अनुशासन काम आता है। किताब में इसे असली सुपर पावर कहा गया है। बिल्कुल। अनुशासन वो पुल है जो लक्ष्य
और उपलब्धि को जोड़ता है। बाजार चाहे तेजी से ऊपर जा रहा हो और सब लालच में खरीद रहे हों, या फिर बाजार पूरी तरह गिरा हो और सब डर में बेच रहे हों, अनुशासन का मतलब है अपनी योजना पर टिके रहना, हर महीने तय तारीख पर बिना भावनाओं में बहे निवेश करते रहना। यहाँ मात्रा से ज्यादा नियमितता महत्वपूर्ण है। वो स्नोबॉल अगर बार बार रुकेगा तो कभी गति नहीं पकड़ पाएगा। और अनुशासन को बनाए रखना तब और मुश्किल हो जाता है जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते। यहीं पर शायद तीसरे स्तंभ धैर्य की परीक्षा होती है ना? वॉरेन बफेट का एक मशहूर उदाहरण है, स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। ये 100% सच है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका मतलब है उतार चढ़ाव के दौरान एक शांत रवैया बनाए रखना। जब आपका पोर्टफोलियो 20% गिर जाता है, तब घबराकर सब कुछ बेच देना वो कंपाउंडिंग के जादू को वहीं तोड़ देता है। आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप उस पैसे को वापस बढ़ने के लिए जरूरी समय भी खो देते हैं। कंपाउंडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, और मैराथन हमेशा धैर्यवान धावा की जीतते हैं। तो समय, अनुशासन और धैर्य, ये तीनों कहीं ना कहीं हमारी सोच से जुड़े हैं। किताब में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि अमीर बनना जेब से नहीं, सोच से शुरू होता है। और यहाँ अमीर सोच और गरीब सोच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, और किताब एक बहुत दिलचस्प बात कहती है जो आम धारणा से अलग है। अमीर सोच का मतलब महंगी चीजों से नफरत करना या कंजूस होना नहीं है। इसका मतलब है खुद से ये सवाल पूछना कि ये चीज मुझे आज सुख देगी या कल आजादी। गरीब सोच अपनी सैलरी से लग्जूरियस कार खरीदती है। अमीर सोच उस लग्जूरियस कार को तब खरीदती है जब उसके निवेश से होने वाली कमाई उस कार की EMI भर सके। ये सोच खर्च को टालने की नहीं है, बल्कि उसे कमाने वाले एसेट से फंड करने की है। वाह, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब फोकस इस पर नहीं है कि मैं ये नहीं खरीद सकता, बल्कि इस पर है कि मैं इसे खरीदने के लिए कौन सा एसेट बना सकता हूँ। बिल्कुल, अमीर सोच पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखती है जिसे काम पर लगाना है ताकि वो और पैसा कमाए, जबकि गरीब सोच पैसे को खर्च करने की चीज मानती है, और इसी मानसिकता का सीधा असर हमारे निवेश से जुड़े फैसलों पर पड़ता है। किताब में कुछ आम गलतियों का जिक्र है जो लोग करते हैं, और ये सभी गरीब सोच से ही निकलती हैं। अच्छा, जैसे कि कौन सी गलतियां? सबसे आम गलती है बिना समझे किसी की सलाह पर निवेश कर देना। अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी यूट्यूबर को सुनकर पैसा लगा देना, ये जाने बिना कि वो निवेश आपके लक्ष्यों के लिए सही है भी या नहीं। दूसरी गलती, रातों रात अमीर बनने के सपने देखना और ऐसी स्कीम में पैसा लगा देना जो टू गुड टू बी ट्रू लगे। तीसरी, भावनाओं में बहकर फैसले लेना। जब बाजार चढ़ता है तो फोमो में खरीदना, और जब गिरता है तो डर कर बेच देना। और एक बहुत बड़ी गलती है क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का बोझ बढ़ाते जाना। ये आपके पैसे को कंपाउंड होने से रोकता है। लेकिन इन सबसे बड़ी गलती शायद वो है जिसके बारे में किताब कहती है, कभी शुरू ही ना करना। ये सोचना कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करेंगे। हाँ, और ये सबसे बड़ा धोखा है। जैसा हमने देखा, समय पैसे से ज्यादा कीमती है। 1000 रुपए से की गई शुरुआत भी उस शुरुआत से बेहतर है जो कभी हुई ही नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तक हमने पैसे और निवेश की बात की है, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सिद्धांत सिर्फ पैसों पर लागू होता है? क्या ये जादू हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी काम करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और किताब इसका जवाब हाँ में देती है। कंपाउंडिंग एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसे आप रिश्तों पर लागू करके देखिए। सम्मान, भरोसा, एक दूसरे के लिए समय निकालना, ये छोटे छोटे भावनात्मक निवेश हैं। आप इन्हें एक दिन में नहीं बना सकती, लेकिन सालों तक लगातार किए गए ये छोटे छोटे प्रयास रिश्तों को बेहद मजबूत और गहरा बना देते हैं। फिर एक छोटी सी गलतफहमी उस रिश्ते को नहीं तोड़ पाती जिसे सालों के भरोसे से कंपाउंड किया गया हो। और यही बात शायद हमारी स्किल्स पर भी लागू होती है, हमारे कौशल पर। बिल्कुल, किताब का एक उदाहरण बहुत अच्छा है। रोज सिर्फ 20 मिनट कोई नई स्किल सीखने में लगाना, जैसे कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कोई नई भाषा। एक हफ्ते या एक महीने में शायद कोई बड़ा फर्क ना दिखे, लेकिन सोचिए 5 साल बाद वो व्यक्ति कहाँ होगा। उसकी कमाई करने की क्षमता, उसकी समस्या सुलझाने की काबिलियत कई गुना बढ़ चुकी होगी। ये है स्किल कंपाउंडिंग, और ये दिखाता है कि कैसे जीवन के अलग अलग पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं। बेहतर स्किल्स से बेहतर कमाई होती है,
जिससे ज्यादा निवेश होता है और उससे वित्तीय आजादी मिलती है। हर क्षेत्र में की गई छोटी अनुशासित कोशिश दूसरे क्षेत्र को भी मजबूत बनाती है। तो अब जब हमने सिद्धांत और मानसिकता समझ ली है, तो व्यावहारिक कदमों पर आते हैं। अगर किसी को आज से शुरुआत करनी है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? किताब में संपत्ति और देनदारी के बीच एक बहुत सरल सा फर्क बताया है। हाँ, और ये फर्क समझना वित्तीय साक्षरता की नींव है। आसान शब्दों में, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, तब भी जब आप सो रहे हों, जैसे म्यूचुअल फंड, डिविडेंड देने वाले स्टॉक, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी। और लाइबिलिटी वो चीज है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे एक महंगी कार जिसकी कीमत भी घट रही है और मेंटेनेंस का खर्च भी है। अमीर सोच एसेट बनाने पर ध्यान देती है। तो फिर सही एसेट कैसे चुने? क्या कोई एक फॉर्मूला है जो सबके लिए काम करे? नहीं, और यही समझना सबसे जरूरी है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। निवेश हमेशा व्यक्तिगत होता है। ये आपकी उम्र, आपके वित्तीय लक्ष्य और सबसे जरूरी आपकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक 25 साल का युवा इक्विटी में ज्यादा निवेश कर सकता है, जबकि एक 55 साल का व्यक्ति डेट फंड्स जैसे सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता देगा। इसलिए किसी की नकल करने की बजाय अपनी स्थिति को समझना पहला कदम है। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। बिल्कुल, अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ गोल्ड में। इससे जोखिम कम हो जाता है। अगर एक सेक्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। और इन एसेट्स को बनाने का एक बड़ा लक्ष्य है पैसिव इनकम। किताब में इसे वित्तीय आजादी की असली चाबी कहा गया है। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है कि आप काम ना भी करें तो भी पैसा आता रहे। ये आकर्षक है, लेकिन इसे लेकर एक गलतफहमी है। पैसिव इनकम शुरुआत में बिल्कुल भी पैसिव नहीं होती। उन इनकम स्ट्रीम्स को बनाने के लिए शुरुआत में बहुत एक्टिव मेहनत, रिसर्च और अनुशासन लगता है, चाहे वो सही म्यूचुअल फंड चुनना हो या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना हो। लेकिन एक बार जब वो सिस्टम बन जाता है, तब वो आपको फल देना शुरू करता है। और हर महीने उस सिस्टम में किया गया छोटा निवेश भी एक दिन आय का एक नया पेड़ खड़ा कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो कंपाउंडिंग का जादू कोई रहस्य नहीं है। ये गणित और मनोविज्ञान का एक सरल लेकिन शक्तिशाली मेल है। ये तब शुरू होता है जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं, बीज बोने की आदत डालते हैं, अनुशासन से उसे सींचते हैं और धैर्य के साथ उसके पेड़ बनने का इंतजार करते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि जिंदगी को बदलने वाला एक स्थायी सिद्धांत है। आपने इसे खूबसूरती से समेटा है। ये एक यात्रा है और हर यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है। और जाते जाते मैं इस बातचीत को एक विचार पर छोड़ना चाहूंगी। हमने पैसे, कौशल और रिश्तों में कंपाउंडिंग की बात की। ये सब बाहरी दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन अपनी भीतरी दुनिया के बारे में क्या? स्वास्थ्य या मानसिक शांति के बारे में सोचिए। आज ऐसा कौन सा एक छोटा अनुशासित कदम उठाया जा सकता है जो अगले 10 सालों में किसी की सेहत या मन की शांति को कई गुना बढ़ा दे? शायद रोज 10 मिनट की वॉक या सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू हर उस जगह काम करता है जहां आप अनुशासन और धैर्य से निवेश करने को तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।